सुप्रभातम बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, आज कौन सी दिनांक है? 22 मई। 22 मई है ना? 22 मई 2023। चलिए, क्या पढ़ेंगे हम सब लोग? क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, हाँ चलिए ये बताइए बच्चों कि हम लोग हिंदी जो पढ़ते हैं तो हिंदी में क्यों पढ़ते हैं? आप लोग ये बताइए पहले। अच्छा, बोलते हैं भाषा है। चलिए, ये बता रहे हैं कि भाषा है, तो हम लोग जो भाषा है इसको क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि बोलने के लिए पढ़ते हैं कि जिससे हम बोल सके, आपस में बातचीत कर सके। आप बताइए। अच्छा, पढ़ने के लिए कि हम भाषा जब पढ़ेंगे तो उसको एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा, आप बताइए। लिखने के लिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में हम लोग इसका भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं ना? तो क्यों पढ़ते हैं व्याकरण, ये बताइए पहले। हाँ बताइए, आप बताइए। अच्छा, जिससे आपस में हम लोग बातचीत कर सकें। चलिए, भी ठीक है। इन्होंने कहा बोलने के लिए, वो तो पहले ही बता दिए। और बताइए, आप भी बताइए। अच्छा, अपने भाव अभिव्यक्त कर सकें। चलिए, इन्होंने एक नया शब्द बताया कि अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, हम लोग किसी भी विषय का हम अगर व्याकरण पढ़ते हैं तो उसके लिए क्यों पढ़ते हैं, ये समझिए पहले। देखिए, व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने अंदर के जो भाव हैं, क्या है, हमारे अंदर के जो भाव हैं या विचार हैं, अपने अंदर के जो भाव और विचार हैं, इनको हम अभिव्यक्त कर सकें। क्या कर सकें? अभिव्यक्त कर सकें अच्छे से। और व्याकरण क्यों पढ़ाई जाती है? व्याकरण इसलिए पढ़ी जाती है कि हम लोग अपनी भाषा शुद्ध बोल सकें। क्या कर सकें? शुद्ध बोल सकें। शुद्ध बोल सकें और क्या कर सकें? शुद्ध लिख सकें। शुद्ध बोल सकें, शुद्ध लिख सकें और शुद्ध पढ़ सकें, है ना? इसीलिए व्याकरण पढ़ते हैं ना हम लोग, शुद्ध पढ़ सकें। देखिए, हम लोग किसी भी विषय का जो व्याकरण होता है उसको इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने अंदर के जो भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, विचार विनिमय का साधन है। क्या है भाषा? विचार विनिमय का साधन है। और क्यों हम इसका व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग जो आपस में है तो एक दूसरे से जो हम लोगों का विचार विनिमय होता है, एक लोग दूसरे से बातचीत होती है, तो एक अच्छे माध्यम से हमारी जो भाषा है वो शुद्ध हो सके और हम शुद्ध लिख सके और शुद्ध पढ़ सके। ये अब ये बताइए, व्याकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ते हैं हम, ये बताइए आप लोग। क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं? अच्छा, ये बता रहे हैं कि वाक्य पढ़ते हैं। आप बताइए, आप क्या पढ़ते हैं? शब्द पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, आप बताइए क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि तो क्या हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं? हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं और वाक्य पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण है जो, तो कोई भी भाषा की व्याकरण होती है उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़ते हैं और वर्णों से ही मिलके क्या बनता है? वर्णों से मिलके शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज वर्ण पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक का क्या नाम है? वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। चलिए, तो देखिए, वर्ण विचार हम लोगों को पढ़ना है। वर्ण किसे कहते हैं, आप ये बताइए पहले। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, ये जैसे का है, इन्होंने कहा कि ये वर्ण है। देखिए, ये का है, इन्होंने बताया कि वर्ण है। अगर इसका भी हम टुकड़ा कर दे तो इसमें देखिए, ये इसमें हमने हलंत लगा दिया तो इसमें क्या बचा? ये व्यंजन बचा। और ये क्या है? इसमें हमने स्वर निकाल दिया तो ये स्वर इसमें आ गया। अब ये बताइए क्या रहेगा? ये एक व्यंजन वर्ण रहेगा और ये स्वर। तो देखिए, वर्ण क्या है? जो हम लोग बोलते हैं ध्वनि होती है जो, तो किसे कहेंगे? वर्ण। देखिए, वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वर्ण की परिभाषा होगी ध्वनि के लिखित रूप। ध्वनि क्या है? हम लोग जो बोलते हैं साउंड, उसे ध्वनि के लिखित रूप को क्या होगी परिभाषा? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं।
अच्छा ये बताइए ध्वनि किसे कहते हैं फिर? हमने यहाँ तो ये लिख लिया कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, लेकिन ध्वनि किसे कहेंगे? ध्वनि किसे कहेंगे? हमारे मन के अंदर की जो हम लोग बोलते हैं ध्वन्यात्मक इकाई, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं उसे हम लिख नहीं सकते, उसे जो बोलते हैं ध्वनि, उसको हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी, वर्ण को क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण। और अगर हम पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, यहीं पर हम कह दें कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब ये बताइए मौखिक इकाई सबसे छोटी क्या होगी? हाँ बताइए आप लोग। हाँ बताइए, आप बताइए। ध्वनि, ये सही बताया इन्होंने, क्या होगी? ध्वनि होगी भाषा की सबसे छोटी। ये मौखिक है, मौखिक मतलब जो हम लोग बोलते हैं आपस में, ये मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। और अगर हम इसका लिखित, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं ना, तो अगर लिख देंगे तो ये क्या होगी? वर्ण होगी। अब देखिए हम वर्ण पढ़ते हैं, तो वर्ण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हमको क्या पढ़ना है? वर्ण पढ़ना है। और वर्ण को देखिए हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक क्या होगा? एक होगा स्वर, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन होगा। अब देखिए हमको स्वर और व्यंजन स्वर और व्यंजन दो चीज पढ़ना है। वर्ण के अंदर अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? स्वर और व्यंजन। तो देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और देखिए व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी जो वर्णमाला है, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, इसमें कितने वर्ण हैं? बताइए आप लोग। हाँ बताइए। 44। चलिए इन्होंने ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 44 है। अच्छा आप बताइए कितने हैं? 52 है। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया कि 52 है। तो अब बताइए इसमें, यहाँ पर तो हमने लिखा कि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है, तो यहाँ पे तो 44 ही हो रहे हैं, फिर आपने 52 क्यों बताया? अच्छा 52 ही होते हैं। चलिए इनको इसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि 52 होते हैं। चलिए हम 52 देखेंगे आगे अभी कि 52 कैसे होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। देखिए स्वर हम लोगों को सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। क्या है स्वर? आ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हुए? ये हो गए हमारे क्या हुए? स्वर। क्या हुए? स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 11। ये हो गए हमारे स्वर। और क्या होगा इसके बाद? क्या हमको पढ़ना है? व्यंजन। व्यंजन कितने हैं? 33। हमने पढ़ा है ना व्यंजन 33। तो देखिए अब व्यंजनों में हमको पढ़ना है वर्ग के हिसाब से। देखिए सबसे पहले का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, ता, ठा, डा, ढा, अड़ा, वा, था, अरे सॉरी, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कितने हुए? ये हुए 25। 5 है ना। इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहते हैं ना। और इनके ये जो है, इनको हम वर्ग में कैसे बांटेंगे? देखिए ये जैसे है का वर्ग, ये क्या है? का वर्ग। इसको क्या कहेंगे? इसको चा वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? चा वर्ग। इसको क्या कहेंगे? टा वर्ग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको ता वर्ग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको पा वर्ग कहेंगे। ये क्या हुए? ये हमारे 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन देख रहे हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और ये हमारे क्या हुए? ये हुए हमारे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। हमने संख्या कितनी देखी? हमने संख्या देखी है कि 33 है, लेकिन यहाँ पे कितने हुए?
देखिए 25 हुए, यहाँ कितने हुए 25। तो अभी और कौन से रह गए, तो देखिए अब कौन से रह गए, अंतस्थ। कौन रह गए, अंतस्थ व्यंजन। अब हम देखेंगे अंतस्थ में कौन कौन से आएंगे, या, रा, ला, वा, ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद क्या हम देखेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आएंगे, सा, 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 हा। ये कितनी हुई, अब देखिए संख्या 25, 25 4 कितनी हुई, 29 4 33। तो ये हमारी कितनी हो गए, 33 व्यंजन हो गए। चलिए अब हम इनको विभाजन पढ़ेंगे। अब हम इनका स्वरों का विभाजन भी पढ़ेंगे और हम व्यंजनों का विभाजन भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं अभी तक इन्होंने जो पढ़ाया वर्ण विचार, उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसा कि हम आकलन कर रहे थे, पहली चीज अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, पूरे ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। अपना जो टॉपिक उनको दिया गया है वर्ण विचार, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, कोई भी पॉइंट छूट नहीं पा रहा है। और जो कक्षा में संवाद है, देखिए याद रखिएगा, आप कहीं पर भी जाकर के आप बच्चों को पढ़ाइए, जब तक आप अपने बच्चों से संवाद नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों से पूछेंगे नहीं, जब तक आपकी कक्षा में बच्चे बोलेंगे नहीं, बच्चे नहीं सीखेंगे। याद रखिएगा कि जिस क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं वही क्लास सबसे अच्छी मानी जाती है। और बोलने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बच्चे शोर करते हैं, ठीक है। जब बच्चे बोलेंगे, बात करेंगे, आपस में सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वो बहुत अच्छा सीखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, बच्चे जितना अपने पीयर ग्रुप में सीखते हैं उतना वो और कहीं नहीं सीखते हैं। वो चाहे अब वो उतना अपने टीचर से नहीं सीख सकते हैं, वो उतना अपने घर में मम्मी या पापा या जो भी है वहां नहीं सीख सकते हैं, कहीं नहीं सीख सकते जितना वो अपने पीयर ग्रुप में सीखते हैं। पीयर ग्रुप मतलब जो उनका 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो उनका पीयर ग्रुप है। उस ग्रुप में वो जितना सीखते हैं, अब वो सीखते कैसे हैं, कोई समस्या अगर आपने दी उनको हल करने के लिए, कि जैसे आपने कहा कि अच्छा चलो हम कहते हैं कि हमें अपने विद्यालय पर एक 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है, 10 अच्छी बातें लिखनी है, या ये कह दिया कि हमें अपने शहर के बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है, या उन्होंने कह दिया कि हमें अपने प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं कि वो उनका कोई आंसर फिक्स नहीं होता है, वो उस आंसर को कहीं से रट करके याद करके नहीं आ सकते हैं। उसका वो आंसर कैसे लिखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, अच्छा तुम बताओ उनके अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है जो हम आंसर में लिख सकें, आंसर में सर को बता सकें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी कला मानी जाती है, जो आप बच्चों से प्रश्नोत्तर पूछते हैं, उनको प्रश्न देते हैं, उनसे आंसर लेते हैं, उनको क्लास में आप एक तरह से क्या करते हैं कि इन्वॉल्व करते हैं। और जब तक आपकी क्लास में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, याद रखिए कि आपकी क्लास अच्छी नहीं मानी जाएगी। चलिए ये तो इतने सारे इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं कि कहां कहां ये भी गलतियां कर रहे हैं। गलतियों में एक गलती जो हमें शुरू से नजर आ रही है, इनकी जो लिखावट है वो ये अभी भी अपने विचारों पर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत हाई है, जबकि एक टीचर जब वो क्लास में आकर के टीच करता है या पढ़ाता है कुछ भी चीजें, तो उसका मन हमेशा क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप याद रखिए कि आप कक्षा में सही से नहीं पढ़ा सकते हैं। जब भी आप डेमो देने जाएं या जो भी आपको पढ़ाना हो, तो पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। हड़बड़ाहट में कोई चीज नहीं पढ़ानी वहां पर। हड़बड़ाहट में आप जब पढ़ाएंगे तो आप गलती कर देंगे। जैसे इन्होंने हड़बड़ाहट में यहां पर गलती कर दी थी कि तावर्ग की जगह उन्होंने पावर्ग के व्यंजन लिखने शुरू कर दिए थे। एक तो ये, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि एक सीधी लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं,
याद रखिएगा, भाषा के टीचर को एक सीधी लाइन में और अच्छी राइटिंग में लिखना बहुत जरूरी है। वहां पर आपकी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, केवीएस में एक सबसे ज्यादा चीज जो देखी जाती है वो क्या है? केवीएस में आपको क्या लगता है कि केवीएस में जो इंटरव्यू होता है वो किस लिए होता है? अच्छा, अगर उनको यही देखना हो कि बच्चे, हमें सबसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो सबसे हाई मेरिट वाले हैं, हाई मेरिट के बच्चे चाहिए जो आकर के केवीएस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सके, अपना पूरा नॉलेज दे सके, तो याद रखिएगा केवीएस कभी इस चीज पे जोर नहीं देता है कि आप कितने मेरिट वाले हैं। इस चीज पे उनका कभी फोकस नहीं रहता है। उनका एक चीज पे फोकस रहता है, एप्टीट्यूड पे। किस पे? एप्टीट्यूड पे। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि आप अपनी चीजों को जो आप पढ़ा रहे हैं, आप अंदर से कितना टीच करने के लिए, बच्चों को टीच करने के लिए आप कितना प्रिपेयर हैं, आप कितना कहते हैं कि तैयार हैं, इच्छुक हैं, ये आपका एप्टीट्यूड है। और याद रखिए, एप्टीट्यूड नहीं, सॉरी गलत बोल गए, वहां पर वो एटीट्यूड देखते हैं आपका। एप्टीट्यूड तो उन्होंने देख लिया आपका, उन्होंने आपका जो केवीएस का एग्जाम लिया वहां से उनको आपके एप्टीट्यूड का पता चल गया। एप्टीट्यूड का मतलब है आपकी क्षमता कितनी है, आपको कितना आता है। उन्होंने वो सारी चीजें वहां से चेक कर ली। अब उन्हें क्या चेक करना है? उन्हें चेक करना है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यह है कि आपका पढ़ाने की जो टीचर जाकर के पढ़ाता है वो कैसा है। मतलब ये कि आप कितना कितनी अच्छी तरीके से अपने नॉलेज को अपने बच्चों तक डिलीवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जॉब पाने के लिए खूब ढेर सारी खूब मेहनत की है, खूब दिन रात पढ़ाई की है और आप अच्छे मेरिट पे आ गए हैं, बट आपका क्लासरूम में जाकर के बच्चों को टीच करने का, बच्चों को पढ़ाने का, उनको समझाने का ऐसा आपके अंदर ऐसे कोई गट्स नहीं है जिससे आप क्लासरूम में जाकर के बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों को आपको जो आता है वो एक सही मेथड से, एक ऐसे मेथड से आप बच्चों को वो पूरा कंटेंट डिलीवर कर सकें जिससे बच्चे वो सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका वहां पर जो टेस्ट होना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट होना है एप्टीट्यूड का। ठीक है, सॉरी एप्टीट्यूड का नहीं, एटीट्यूड का टेस्ट होना है। एटीट्यूड का ही टेस्ट होना है, याद रखिएगा। ठीक है, और एटीट्यूड आता कहां से? एटीट्यूड सिर्फ तभी आता है जब आप अंदर से पढ़ाना चाहते हो। ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि केवीएस में पता चला किसी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में पता चला उसको 10 नंबर 20 नंबर देकर के निकाल दिया। क्या मतलब हुआ भाई? तुमको 10 नंबर मिले हैं अगर केवीएस के इंटरव्यू में, तो इसका मतलब है कि तुमको चाहे आता जितना हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप अपना नॉलेज अपने बच्चों को डिलीवर करने में कैपेबल नहीं है, आप सामर्थ्य नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होना है वहां पर डेमो क्लास में, वो डेमो क्लास इसीलिए करवाते हैं कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है। ठीक है, आपका पढ़ाने के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा दृष्टिकोण है। आप पॉजिटिव उस चीज को ले रहे हैं या सिर्फ आप नौकरी पाने के लिए आ गए हैं केवीएस में? ऐसा नहीं है। केवीएस की जॉब इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, और चीजें क्या देखते हैं? जो ये लिखते हैं, आपके पास इतना बड़ा बोर्ड है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, आपके पास इतना बड़ा बोर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ इतना बोर्ड है। तो आप ना जो चीजें, ये सारी चीजें फैला करके भी लिख सकते हैं। जब आप सारी चीजें फैला करके लिखोगे तो जो बच्चा होगा वो और ज्यादा कंसंट्रेट करेगा, इसमें उसका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक, एक दो जगह अशुद्धियां हुई लिखने में, जैसे अभिव्यक्ति, जैसे अभिव्यक्त लिख रहे थे तो अभिव्यक्त को उन्होंने अभिव्यक्ति लिख दिया था। तो ऐसी माइनर मिस्टेक ना हो, बोल आप भले ही रहे हैं लेकिन जो आप बोल रहे हैं वही लिखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तब तक आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन खूब अच्छे से करते रहिए, अपना पूरा कंटेंट तैयार करिए, अच्छे से अच्छे मेथड सोचिए कि आप अपने कंटेंट को
बच्चों तक कैसे डिलीवर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, नमस्कार।